Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is Bharti Sharma. So first of all आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएमआर ब्रेड 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। बेसिकली यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर को जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा लेक्चर स्पेशली बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए यहाँ पे रहने वाला है, जो कि पार्ट सी यानी कि सेक्शन सी में, ठीक है, आईसीएमआर के जो पेपर है उसमें आता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो आईसीएमआर के एग्जाम है वो 3 जो पार्ट्स में उसमें डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, सी सेक्शन में आपको यहाँ पे चॉइसेस दी जाती है। ठीक है, 11 चॉइसेस आपके पास होती है, उसमें से एक यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेस है। तो उसके जो भी क्वेश्चंस आए थे 2024 में, उनको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, सो दैट आने वाले इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप सभी को इजीली पहुंच जाए। एंड आप डेली अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो भी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट सी की बात करते हैं। आप सभी को पता है जो पार्ट सी है, ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं एंड 50 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहता है। ठीक है जी, यानी कि 50 मार्क्स का ये पार्ट सी आपका रहता है और इसमें आपके पास 11 चॉइसेस होती है। ठीक है, 11 चॉइसेस होती है जिसमें से आपको कोई एक यहाँ पे चूज करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग, ठीक है, इस तरह से आपके पास 11 ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। कोई एक आप चूज कर सकते हो। ऑलराइट, स्पेशली यहाँ पे जो बायोलॉजिकल साइंसेस है उसके जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो VDJ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जो आपको इम्यूनोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी का ये क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो only 3 of the protein implicated in VDJ recombination are unique to lymphocytes. Which one of the following protein participate in VDJ recombination of antibody gene and is unique to the lymphocyte? Identify. तो आपको पता है कि जो VDJ रिकॉम्बिनेशन होता है, स्पेशली यहाँ पे अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक V रीजन होता है, D रीजन होता है और J रीजन होता है। ठीक है, अब ये जो VD और J रीजन है, इसका यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका RSS12 और RSS23 यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो है RAG1, ठीक है, और जो RAG2 है, ठीक है, वो प्रोटीन्स यहाँ पे बाइंड करती है। ठीक है जी, और उसके साथ में एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? TDT, यानी कि टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। अब ये TD जो क्या करता है, ठीक है, इस जो प्रोटीन है, ठीक है, इसके ऊपर काम करता है और यहाँ पे कट्स लगा देता है। ठीक है, तो कट्स लगा देता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, V और J जो चेन है उसका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, VDG में जो V और J चेन है उसका रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर जो आपका एंजाइम है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, ठीक है, ये एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, जो कि प्रोटीन के साथ पार्टिसिपेट करता है ऑफ एंटीबॉडी जीन और ये यूनिक होता है टू लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या होता है, यूनिक होता है टू लिम्फोसाइट। आपका जो फर्स्ट जो आपका आंसर है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट डिड रेसिप्रोकल क्रॉसिंग बिटवीन टू फिनोटाइप प्लांट्स ऑफ पर्पल फ्लावर विद प्लांट्स ऑफ व्हाइट फ्लावर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं ना, ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि उनके जो सेक्सेस होते हैं वो उसमें क्या कर दिए जाते हैं, रिवर्स। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर
पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्या मतलब हुआ इस बात का? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई मेल है, ठीक है, मेल है, यहाँ पे एक फीमेल कैंडिडेट है। अब हम बात करते हैं जो मेल फ्लावर है, ठीक है, इसका कलर है पर्पल। कौन सा कलर है? पर्पल। और जो फीमेल फ्लावर है इसका कलर कौन सा है? व्हाइट। ठीक है, तो ये जनरल जो आपके पास, ठीक है, क्रॉस के लिए होता है, ये आपके पास नॉर्मल जो क्रॉस रहता है, ठीक है, उसकी बात करें। अब देखो रेसिप्रोकल में क्या होगा, रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो ये फीमेल जो फ्लावर है वो यहाँ पे पर्पल हो जाएगा, यानी कि जो सेक्सेस है वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे फीमेल जो है पर्पल यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगी, और जो मेल है वो व्हाइट यानी कि क्या करेंगे, जो आपके रिसेसिव कैरेक्टर उनके शो करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ही डिड रेसिप्रोकल क्रॉसिंग बिटवीन टू फिनोटाइप, यानी कि प्लांट्स ऑफ पर्पल एंड व्हाइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फीमेल को ले लिया, क्या ले लिया, पर्पल, ठीक है, और मेल को क्या ले लिया, ठीक है, व्हाइट। और फिर क्या बोला है कि इसकी जो फर्स्ट जो प्रोजेनी थी, ठीक है, फर्स्ट जो प्रोजेनी थी इसकी, वो कैसी आई, वो आई ऑल पर्पल, यानी कि ऑल डोमिनेंट। ठीक है, इसको अगर हम, ठीक है, इस तरह से ना शो करके, ठीक है, स्मॉल पीसेस को हम शो करें। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट F1 जो जनरेशन आई ये कैसी थी, ऑल पर्पल। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अगर हम सेल्फ क्रॉसिंग करवाते हैं F1, तो F2 जनरेशन जो है, वन ऑफ द पर्पल कलर फ्लावर एंड फ्यू ऑफ व्हाइट कलर फ्लावर। तो वहां पे क्या होता है, इस जनरेशन में क्या होता है, मोर पर्पल कलर फ्लावर आपको मिलते हैं और फ्यू आपको व्हाइट कलर फ्लावर मिलते हैं। देखो इसको हम क्या करेंगे, इसके हमने सेल्फिंग करवाई, ठीक है, इसकी क्या करवाई हमने, सेल्फिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फिंग करवाने से, ठीक है, आपके पास जो न्यू जनरेशन बन के आ रही है वो कैसी है। ठीक है, अब ये सारे जो हैं आपके, ये सारे जो फीमेल फ्लावर, ठीक है, ये सारे फ्लावर ये कैसे है, पर्पल। पर्पल है इसका मतलब क्या है, ये है डोमिनेंट करेक्टर। क्या है, डोमिनेंट करेक्टर। और फ्यू इसमें व्हाइट है, ठीक है, तो ये क्या है, रिसेसिव करेक्टर। तो आपको इस चीज से क्या समझ आ रहा है, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन बट what you infer, that is all purple color phenotype is dominant and white is recessive। इससे ये पता चल रहा है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल पी भी है, ठीक है, स्मॉल पी भी है, बट यहाँ पे शो कौन सा करेक्टर हो रहा है, आपका डोमिनेंट करेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है। इसका यानी कि पर्पल कलर जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि एक डोमिनेंट करेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि जो पर्पल फ्लावर है वो एक डोमिनेंट करेक्टर है, और जो व्हाइट फ्लावर्स है वो कैसा है, रिसेसिव करेक्टर है। जो वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस जो कंडीशन होती है वहीं पर वो शो करता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, The following steps are involved in the generation of antibody specific for T cell receptor। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, जो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है, ठीक है, जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आपकी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके जो स्टेप्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं कि वो जो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज है उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, यहाँ पे एक माउस लेते हैं, ठीक है, एक माउस लेते हैं इस तरह से। अब उस माउस को यहाँ पे ये क्या करते हैं, ठीक है, एक माउस इन्होंने ले लिया। अब इस माउस को क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन, इसको इम्यूनाइज करेंगे। ठीक है जी, ये एक माउस आप देख सकते हो इस तरह। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इम्यूनाइज किया जाएगा, यानी कि माउस को क्या किया जाएंगे, एंटीजन इसमें, ठीक है, एंटीजन इसमें ऐड किए जाएंगे। माउस को इम्यूनाइज किया जाएगा एंटीजन के साथ। उसके बाद जो उसके लिम्फ नोड्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको आइसोलेट किया जाएगा एंड कल्चर विद एंटीजन। और इसके जो लिम्फ नोड है या स्प्लीन सेल्स है, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, यहाँ से आइसोलेट, ये कुछ स्प्लीन सेल्स है, ये लिम्फ नोड है, ठीक है, लिम्फ नोड क्या किया जाएंगे यहाँ पे
आइसोलेट और इसको कल्चर किया जाएगा एंटीजन के साथ, यानी कि ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, जो इंड्यूस फ्यूजन ऑफ एंटीजेनिक स्पेसिफिक टी सेल्स विद लॉन्ग लिव टी सेल, यानी कि यहाँ पर जो माइलाइट सेल्स है, ठीक है, जो माइलाइट सेल्स है उसके साथ क्या किया जाएगा, फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे माइलाइट सेल के साथ क्या किया जाएगा, फ्यूजन। उसके बाद ठीक है, इस तरह से इसका फ्यूजन किया गया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, इस तरह से, ठीक है। फ्यूजन होने के बाद क्या किया जाएगा, ठीक है, इसको ये बन गया आपके हाइब्रोडोमा, हाइब्रोडोमा यहाँ पे ये बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको कल्चर किया जाता है फर्दर हैट मीडियम में, ठीक है, कल्चर इन हैट मीडियम, सिलेक्ट फॉर पॉजिटिव सेल, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा, कल्चर किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ से जो आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं उनको हार्वेस्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, हार्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती है, उनको यहाँ से हार्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके आता है कि जो इम्यूनाइज माउस विद एंटीजन, आइसोलेट लिम्फ नोड एंड कल्चर विद एंटीजन। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, इंड्यूस फ्यूजन ऑफ एंटीजेनिक स्पेसिफिक टी सेल विद लॉन्ग लिव टी सेल लाइन। लॉन्ग लिव टी सेल लाइन का मतलब है जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है, कैंसर सेल या फिर माइलाइट सेल इसको हम बोलते हैं, उसके साथ क्या किया जाता है, इसको फ्यूज किया जाता है। एंड देन इसको ग्रो होने के लिए के ग्रो ऑफ इंडिविजुअल क्लोन ऑफ टी सेल हाइब्रिडोमा, यहाँ पे टी सेल हाइब्रिडोमास बनते हैं, दैट सिक्रीट इंटरल्यूकिन्स 2 व्हेन स्टिमुलेट विद antigen specific peptide. After that, the production of antibody that bind T cell receptor on hybridoma and identification, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट इनफिल्ड विद द एंटीजन रिकॉग्निशन बाय टी सेल हाइब्रिडोमा, ठीक है। तो आपका जो सही यहाँ पर जो प्रोसेस का, ठीक है, स्टेप्स है वो कौन सा है, दैट इज योर बी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है a man identifies with nervous system disease syndrome caused by mutation in mitochondrial DNA, ठीक है, and he married a female without any such abnormalities and is healthy. What is the chances of offspring getting syndrome of father? अब यहाँ पे बोला है कि एक फीमेल है, एक यहाँ पे क्या है, मेल है, ठीक है। अब जो मेल है, ठीक है, उसको माइटोकॉन्ड्रियल क्या है, एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। और ये जो फीमेल है ये कैसी है, हेल्दी है, इसको कोई भी एबनॉर्मेलिटी जो नहीं है, ठीक है। और ये कैसे एबनॉर्मल यहाँ पे ये मेल है। अब ये बताइए कि इनका जो आगे यंग वन होगा या फिर चाइल्ड होगा, तो उनमें कितने परसेंट चांसेस है, ठीक है, कि वो जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने फादर का यहाँ पे सिंड्रोम लेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो डिजीज है वो माइटोकॉन्ड्रियल बताया है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मैटरनल इनहेरिटेंस। दैट मीन्स अगर आपकी मदर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी उसमें नहीं है, तो आपके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डिफेक्ट है वो मदर पर यानी कि फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई फीमेल हेल्दी है, ठीक है, अगर उसके जो हस्बैंड है वो एबनॉर्मल है, अगर उन्हें कोई डिजीज है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, ठीक है, बट मदर जो है हेल्दी है, तो जो उनके ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रंस होंगे, ठीक है, वो भी कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोफिल, ठीक है, सो उनमें ये कॉमन चीज रहती है। इसमें आप बोल सकते हो मैटरनल इनहेरिटेंस जो है इसमें होती है। इसका मतलब अगर जो आपकी फीमेल्स हेल्दी है, मदर्स हेल्दी है, तो जो उनके चिल्ड्रंस होंगे उनमें 0% चांसेस होंगे डिजीज के जाने के, ठीक है। कितने परसेंट चांसेस होंगे, 0, ठीक है। इसका सेकेंड ऑप्शन वो है सही है। अब टू हिट ऑरिजिन ऑफ कैंसर
both the allele needs to be inactivated for the gene to be inactive was first demonstrated observed in। अब देखो, आपने टू हिट जो ओरिजिन ऑफ कैंसर है, ठीक है, उसके बारे में आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, ठीक है, अब जो आपने ट्यूमर सुप्रेसर जीन के बारे में सुना होगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, ठीक है। अब ये आपके, ठीक है, ये जो है आपके हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे रेटिनोब्लास्टिमा नाम का, ठीक है, एक जीन है, ठीक है, जिसमें ये रेटिनोब्लास्टिमा क्या है, प्रेजेंट है। अब यहाँ पर, ठीक है, किसी वजह से क्या हुआ कि इसके एक जीन में जो है वो रेटिनोब्लास्टिमा का जो जीन है, ठीक है, वो क्या हो गया, म्यूटेट, ठीक है, वो क्या हो गया, म्यूटेट। ओके, अब नेक्स्ट क्या हुआ कि नेक्स्ट इसमें एक और म्यूटेशन हो गया और बोथ, ठीक है, बोथ जो रेटिनोब्लास्टिमा के जो जीन्स थे वो क्या हो गए, म्यूटेट हो गए, यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन हो गए। तो यहाँ पर जो है इस जो थ्योरी है, ठीक है, इसको बोलते हैं टू हिट हाइपोथेसिस, ठीक है, टू हिट हाइपोथेसिस, ठीक है। सो ये जो है, ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेडिक फॉर्म, ठीक है। सो जो टू हिट हाइपोथेसिस है वो एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। ये जो है फर्स्ट टाइम आपके रेटिनोब्लास्टिमा में देखा गया था, ठीक है, और ये प्रपोज किया गया था बाय जेनेटिस्ट अल्फ्रेड नर्सन के द्वारा 1971 में, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले जो है वो टू हिट जो ओरिजिन ऑफ कैंसर है वो रेटिनोब्लास्टिमा में देखा गया था। रेटिनोब्लास्टिमा जो है, ठीक है, ऑफ द जो चाइल्डहुड कैंसर होता है रेटिना का, ठीक है, उसमें ये देखा गया था। और ये जो है ये टू हिट, अगर यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर अगर म्यूटेशन हो जाती है तो भी, ठीक है, पर्सन क्या होता है, नॉर्मल होता है। बट अगर इसके दोनों ही जीन में म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो वहां पे उसको कैंसर होने के, ठीक है, वहां पे उसको कैंसर हो जाता है, ठीक है, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो प्रियॉन्स होते हैं, द स्मॉलेस्ट प्रोटीनिशियस इंफेक्टियस पार्टिकल्स आर नेम्ड बाय, ठीक है, जो प्रियॉन को, ये स्मॉल प्रोटीनिशियस जो इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स के जो बने हुए, ठीक है, जो इन्फेक्शन होते हैं वो प्रोटीनस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उनको सबसे पहले किसने जो है डिस्कवर किया था या नेम दिया था, वो है आपके जो प्रूशनर है आपके, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था, ठीक है। वॉनस्की जो है, इन्होंने जो आपका जो टोबैको में जो कैंसर है, टोबैको प्लांट में, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे देखा था। और जो डाइनर है, ठीक है, इन्होंने क्या देखा था, विरोइड, जो विरोइड है, ठीक है, उसको नेम दिया था उन्होंने। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको गेट एक्टिवेटेड बाय लाइट ड्यू टू, ठीक है, रूबिस्को जो है वो एक एंजाइम होता है, ठीक है। आपने पढ़ी होगी लाइट रिएक्शन, आपने पढ़ी होगी डार्क रिएक्शन, ठीक है। जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है रूबिस्को, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, बनाने में इसका क्या होता है, रोल होता है, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और ये जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो है इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी यूकैरियोटिक ओरिजिन होती है। कैसी होती है, यूकैरियोटिक ओरिजिन। और जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो आपको, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ थाइलेकोइड देखने को मिलता है, ठीक है, थाइलेकोइड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और
इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो होता है, ठीक है, और ये जो बाकी स्पेस इसके बाहर होता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स वाले स्पेस होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा इसको बोला जाता है। अब ये जो है, ठीक है, बंडल ऑफ थाइलेकोइड, इसको बोला जाता है ग्रेना। ठीक है, और इसको बोला जाता है ग्रेनम लेमिली, लेमिली। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है आउटसाइड ऑफ योर, ठीक है, योर ग्रेनम, क्या होता है? यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम होता है। रुबिस्को एंजाइम कहाँ होता है? आपके आपके जो है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो रुबिस्को एंजाइम है ये कब एक्टिवेट होता है? ड्यूरिंग लाइट ही एक्टिवेट होता है। ठीक है, कब वो एक्टिवेट होता है? ड्यूरिंग लाइट। ठीक है, और ड्यूरिंग नाइट जो है, ड्यूरिंग नाइट जो है ये क्या हो जाता है? इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेट। ठीक है, ये ड्यूरिंग लाइट जो होता है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, एक्टिवेट कब होता है? जब जो पीएच होती है स्ट्रोमा में वो हाई होती है। पीएच हाई होती है मतलब जो H पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो लो होती है। ठीक है, यानी कि कौन सी पीएच होती है आपकी? बेसिक। बेसिक पीएच पे क्या होता है? वो एक्टिव होता है। ठीक है, और नाइट में क्या होता है? जो पीएच होती है वो लो होती है, यानी कि जो H पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन होती है क्या होती है? हाई होती है, और आपकी पीएच कैसी होती है? एसिडिक। तो यहाँ पर ये इनएक्टिव होता है, यहाँ पर ये एक्टिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि रुबिस्को एक्टिवेट कब होता है? बाय लाइट ड्यू टू डिक्रीज पीएच इन ल्यूमन। जब ल्यूमन में जो है वो पीएच डिक्रीज हो जाती है, और जो स्ट्रोमा में है जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाती है, तब ये एक्टिवेट हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे टू स्टेटमेंट्स दी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर विद water vapor is responsible for maintaining the earth's atmosphere at a level that support life. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टुगेदर विद वाटर वेपर्स, ठीक है, अब ये CO2 है, इसके साथ में वाटर वेपर्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेनिंग द अर्थ एटमोस्फेयर एट द लेवल दैट सपोर्ट लाइफ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है अबाउट हाफ ऑफ द टोटल सोलर एनर्जी दैट स्ट्राइक्स द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जितनी जो सोलर एनर्जी अर्थ पे पड़ती है उससे हाफ जो है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और बाकी जो होती है वो रिवर्स बैक हो जाती है। ठीक है जी, तो आपके बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, फंगस है और ह्यूमन डिजीज यहाँ पे है। ठीक है, तो म्यूकोर बसिलस जो है, ठीक है, वो आपका रिलेट करता है न्यूट्राइटिस से। ठीक है, जो कैंडिडा है कैंडिडीज से। ठीक है, एंड जो लिपोमाइस है, ठीक है, क्रिप्टो कोकिसिस एंड क्लेडोस्पोरियम जो है वो क्रोमोमाइकोसिस। ठीक है, आपका यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलोमेरेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड ओनली इन द, जो टेलोमेरेज एंजाइम है, ठीक है, वो एक्टिवेट किसमें होता है? क्या वो सभी जो जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, या फिर जो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं, उन सभी में एक्टिवेट रहता है? नहीं, जो टेलोमेरेज एंजाइम होता है वो एक्टिवेट होता है ओनली एंड ओनली जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं उसमें। ठीक है, और जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं उसमें। ठीक है, इसलिए वो सेल्स जो होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है? ठीक है, उनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। ठीक है, जो माइलाइट सेल्स है आपके, जो कैंसरस सेल्स है आपके, या फिर आपके जो स्टेम सेल्स है उसमें जो टेलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? ठीक है, ठीक है, जो सेल की लाइफ ग्रोथ, ठीक है, उसको एनहांस करेगा। ठीक है, तो टेलोमेरेज एंजाइम जो होता है वो उसमें किसमें रहता है? ए एंड सी में। ठीक है, ए एंड सी में। बाकी जो सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, मसल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि बायोफोटोलाइसिस इन ऑसिलेटोरिया इज मीडिएटेड बाय, बायोफोटोलाइसिस जो होता है, ठीक है, इज मीडिएटेड बाय हाइड्रोजनेज।
जहाँ पे ठीक है जो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, फोटोन यहाँ पर गिरते हैं, H2 यहाँ पर दिया जाता है एंड H पॉजिटिव आयन जहाँ पे हाइड्रोजिनेज है या फिर नाइट्रोजिनेज है इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, किसकी प्रोडक्शन होती है, हाइड्रोजन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में कौन से आता है आपके, जब कोल है, ठीक है, मिनरल ऑयल है, ठीक है, ये आपके आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में, ठीक है। ए एंड सी, वाटर यूज इन इंडस्ट्री, वाटर तो रिन्यूएबल है, ठीक है, यूज इन डोमेस्टिक ये भी रिन्यूएबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एट असर्शन एंड अदर इज रीजन। सम इन्फेक्शन प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। सही बात है, कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज जो होते हैं उसको जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 जो आपका मीजल्स है, ठीक है, वो, और जो आपका इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ये सब जो डिजीज है, देखिए इन्फेक्टियस जो डिजीज है, इन्फेक्शन है, ये प्रमोट करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज को। ऑलराइट, एंड इन्फेक्शन माइक्रोब्स में कंटेन एंटीजन दैट क्रॉस रिएक्ट विद सेल्फ एंटीजन। बिल्कुल सही बात है, इन्फेक्टिव जो माइक्रोब्स होते हैं दे में कंटेन, ये कुछ ऐसे एंटीजन कंटेन करते हैं जो कि क्रॉस करते हैं, क्रॉस रिएक्ट विद जो सेल्फ एंटीजन है उनके साथ, और ये क्या करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टर्स दैट अफेक्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आर। तो फैक्टर कौन कौन से फैक्टर्स है, पॉपुलेशन ऑफ साइज उसको इफेक्ट करते हैं। सो देर आर मेन 4 जो आपके फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट को हम बोलते हैं नेटेलिटी, नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल बीइंग एडेड टू पॉपुलेशन बाय बर्थ, उसको बोलते हैं बर्थ रेट, यहाँ पे जो है वो फैक्टर इफेक्ट करता है। डेथ रेट इफेक्ट करेगा इमिग्रेशन या फिर एमिग्रेशन या फिर इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि बाहर से, ठीक है, कोई इंडिविजुअल अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आते हैं तो इमिग्रेशन, अगर यहां से कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल बाहर जाएंगे उसको बोलेंगे एमिग्रेशन, ठीक है। एमिग्रेशन मतलब लीविंग एन एरिया एंड इमिग्रेशन मतलब एंटरिंग एन एरिया। तो ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की साइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following options are correct for immunology? So immunoglobulins molecule is made up of 6 polypeptide chain. So इम्यूनो जो ग्लोबिन होता है यानी कि एंटीबॉडी होती है, so बेसिकली ये 4 पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है, ठीक है, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ए यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, डीएनए इनकोडिंग द के चेन कंटेन 4 डिस्टिंक्ट रीजन। बिल्कुल सही बात है, जो डीएनए है, ठीक है, जो लाइट चेन है, ठीक है, जो के चेन है, लाइट चेन है, उसके पास 4 जो है वो डिस्टिंक्ट रीजन यहाँ पे होते हैं। सही बात है। उसके बाद क्लोज रिलेटिव मेक्स द बेस्ट ऑर्गन डोनर बिकॉज दे आर लाइकली टू शेयर द सेम कॉम्प्लीमेंट हैप्लोटाइप। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सी जो है वो इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है आपकी, बी एंड डी, दैट इज D is the diversity of T cell receptor antigen receptor can be compared with the process of immunoglobulins diversity। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नंबर 1, इन लायोनाइजेशन ऑफ X chromosome inactivation all the gene of one X chromosome are switched off। Is this true? Is this statement is true? लायोनाइजेशन क्या होता है, लाइनाइजेशन होता है आपका इनएक्टिवेशन, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन। और जो लाइनाइजेशन की प्रोसेस है वो एम्ब्रियो, ठीक है, जब भी जो आपका एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसी में ही ये, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ये जो प्रोसेस है वो होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल में 2x क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है इन एवरी सेल उसको इनएक्टिवेट किया जाता है, ना कि
एक एक्स क्रोमोसोम के सारे, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम के सारे जीन्स को नहीं, जितने भी सेल्स में, ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम है, उसमें से जो एक एक्स क्रोमोसोम है उसको इनएक्टिवेट किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लायनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि इन मोस्ट फिनोटाइपिक मेल विद कैरियोटाइप ऑफ 46XX, ठीक है, द SRY इज प्रेजेंट एंड फाउंड ऑन द वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो मेल्स होते हैं, ठीक है, 46XS सिंड्रोम ये इसमें होता है। ठीक है, कॉज्ड, नेचुरली कॉज हो जाता है एबनॉर्मल जो क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन XP एंड YP। इस XP एंड YP के बीच में, ठीक है, एबनॉर्मली क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें जो SRY जीन है, यानी कि जो कि Y जीन है, जो मेल जो फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या होता है, वो SRY जीन जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम पे आ जाती है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे आ जाती है, एंड फिर उससे क्या कॉज होता है, इनफर्टिलिटी कॉज होता है, स्मॉल टेस्टिस, ठीक है, और गाइनोकोस्मेटिया, ठीक है, एक्टोपिक टेस्टिस, या फिर हाई रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर यहाँ पे बढ़ जाता है। आप देख सकते हो, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, नॉर्मल एक्स और वाई क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे पार रीजन है, RHS जो रीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम है उसके पास जो SRY जीन होती है, जो कि मेल जो फिनोटाइप होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पे म्यूसिस होगी किसी वजह से, जो एबनॉर्मल क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो जाता है, और जो SRY जीन है ये चली जाती है आपकी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ फिनोटाइपिक मेल होते हैं विद कैरियोटाइप ऑफ 46XX, जो SRY जो होती है प्रेजेंट एंड फाउंड ऑन द वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। ऑलराइट, आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इन माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन एसोसिएटेड विद अ डिजीज द फॉलोइंग आर टू क्रॉसेस। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से माइटोकॉन्ड्रिया का जो म्यूटेशन है उसका क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया, यानी कि मैटरनल इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे दिया गया कि म्यूटेंट जो फीमेल है वो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के साथ क्या करती है, जो वाइल्ड टाइप जो मेल है उसके साथ मेटिंग करती है, उसकी प्रोजनी यहाँ पे कैसे होगी, और यहाँ पे एक वाइल्ड टाइप जो फीमेल है और यहाँ पे म्यूटेंट है, तो यहाँ पर जो होंगे ऑल नॉर्मल होंगे। ठीक है, ऑल नॉर्मल होंगे, और यहाँ पर जो है ऑल डिजीज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूटेंट है फीमेल, अगर फीमेल यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन में म्यूटेंट है, तो उसके जो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी म्यूटेंट होंगे। अगर फीमेल यहाँ पर जो वाइल्ड टाइप है, तो उसके ऑफस्प्रिंग भी क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रोजेनी इज म्यूटेंट एंड डिजीज फिनोटाइप एंड ऑल प्रोजेनी इज नॉर्मल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एलोस्टेरिक रेगुलेशन द मॉड्यूलेटर्स एक्ट बाय inducing the change in conformation of the enzyme upon binding of a site other than the active site by non-covalent bonding। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर जो है एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, और यहां पर जो है, यहां पर एक सबस्ट्रेट यहां पे दिया गया है, और इस साइट पे जो है, ठीक है, ये जो है इसकी एलोस्टेरिक साइट है। अब यहां पर जो है वो आपका, ठीक है, ये सॉरी, ये एक एंजाइम है, एंजाइम है। ठीक है, यहां पर जो ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आएगा, ठीक है, और एक और साइट है यहाँ पे, ये एलोस्टेरिक साइट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो इनहिबिटर आकर के क्या करेगा, वो बाइंड करेगा। अगर ये इनहिबिटर यहाँ पे आकर बाइंड कर जाता है, तो ये जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाता, यानी कि इसको इनहिबिट ये कर देता है। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या होता है, जो मॉड्यूलेटर्स, इसको मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं, जो मॉड्यूलेटर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं बाय इंड्यूसिंग चेंज। अब इसकी कंफर्मेशन उसमें ही चेंज कर देगा। ठीक है, इसको इस तरह से बना देगा। ठीक है, कंफर्मेशन में चेंज कर देगा, कंफर्मेशन ऑफ एंजाइम अपॉन बाइंडिंग साइट ऑफ, जैसे यहाँ पे बाइंड करेगा तो इसकी कंफर्मेशन में चेंज करेगा, और यहाँ पर, ठीक है, ये ठीक है, ये बाइंड करता है, ठीक है, अदर देन द एक्टिव साइट, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये यहाँ पर ना बाइंड करके, ठीक है, इसकी जो एलोस्टेरिक साइट है वहां पर ये बाइंड करेगा, और एक कंफर्मेशन चेंज यहाँ पे करेगा बाय नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल एज पर, कौन सा
मॉडल, ठीक है, ये बताता है। तो जो इंड्यूस फिट मॉडल है आपका, ठीक है, वो बताता है कि जो आपकी जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, वो फ्लेक्सिबल होती है। अब यहाँ पे जो एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट आ रहा है, अब इसकी जो सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइड है वो इस तरह से स्क्वायर में है और एंजाइम जो है वो सर्कल में है। अब यहाँ पर, ठीक है, जैसे सबस्ट्रेट आता है तो ये क्या होता है, जो इसकी कंफर्मेशन चेंज हो जाती है, इसकी जो साइट है वो कंफर्मेशन चेंज हो जाती है और सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड कर पाता है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो इंड्यूस मॉडल है उसमें ये ऐसा बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, लॉक एंड की मॉडल यानी कि जो एक एक्टिव साइट है, ठीक है, यहाँ पर, और जो ये जो एंजाइम है सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये रिजिड, इसकी जो बाइंडिंग साइट्स होती है वो कैसी होती है, रिजिड होती है। वो ये किसमें बताया गया था, इन लॉक एंड की मॉडल में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मॉडल में क्या होता है, जो आपका, ठीक है, नॉर्मल आपका जो ये एंजाइम है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर जो है, ठीक है, आपका जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर आकर के बाइंड करता है। बट यहाँ पे अगर कोई इनहिबिटर पहले से ही आकर बाइंड कर जाता है, ठीक है, इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा और इनहिबिटर जो होती है उसकी साइड को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्लांट्स जीनोटाइप, ठीक है, क्रॉसिंग विद assume the gene are short independently, how many progeny that are required to screen, ठीक है, recessive type. So clue make separate cross for each gene to get frequency of, ठीक है, this one. तो इसमें आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर जो है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, आपको जीनोटाइप्स दिए गए हैं, ठीक है, इसको आपको क्रॉस करना है किससे, दैट इज योर, जो आपको दूसरे यहाँ पर जीनोटाइप दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर रिसेसिव इन्होंने, ठीक है, रिक्वायर्ड यहाँ पे रिसेसिव पूछा, तो आपको पहले सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस कर लेना, ठीक है। तो ए का हम क्रॉस करेंगे, इसमें क्या है, इसमें जो डोमिनेंट है, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी 3/4, ठीक है, और 1/4 क्या है इसमें, जो भी आपके रिसेसिव है। तो रिसेसिव कितने हैं यहाँ पे, 1/4 मल्टीप्लाइड नेक्स्ट के, देखो यहाँ पर बीबी और बीबी है, ठीक है, मतलब यहाँ पर दो जो है, ठीक है, रिसेसिव में है और, ठीक है, यहाँ पे होमोजाइगस में है और एक हेटेरोजाइगस में है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी बनेगी यानी कि 2/4 और 1/2, ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 1/2 यहाँ पर आएगी, ठीक है, दोनों की, ठीक है, हाफ यहाँ पे बनेगी। उसके बाद सीसी, ठीक है, और इसकी आएगी कितनी, 1/4, और यहाँ पे जो डीडी है, ठीक है, इसकी आएगी 1/2 और ई की आएगी 1/4, ठीक है। इसको आप फर्दर जब, ठीक है, कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा 256, 1/256, यहाँ पे रिसेसिव की पूछी है तो आपको जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, इनकरेक्ट, ठीक है, ऑल फॉलो मैट्रिलिनियर इनहेरिटेंस, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो इनकरेक्ट है। सो लेस देन 50 genes product from mitochondrial genome, yes. Retinal pigmentation and diabetes both could be featured and leak disease is a mitochondrial condition, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the entire process of electrons being displaced from psi due to excitation by light getting replaced from photosynthetic 2 and 1, obtaining the electrons from water is called, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलते हैं या फिर जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन या फिर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फॉस्फोरेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको साइक्लिक बोलेंगे, नॉन साइक्लिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं फोटो सिस्टम 2 को, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 जो है यहाँ पर जो है जो प्लास्टोक्यूनोन होता है, ठीक है, प्लास्टोक्यूनोन होता है, इसको यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो देता है, ठीक है। उसके बाद वो साइटोक्रोम में भेजते हैं और साइटोक्रोम से जाता है आपके प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन जो होता है वो फोटोसिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और यहाँ पर प्राइमरी
एक्सेप्टर्स यहाँ पर होता है और यहाँ पे, ठीक है, फाइनल यहाँ पे NADPH बन जाता है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो बोला जाता है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस, ठीक है, बस इतना ही हो, ठीक है, अगर ये प्रोसेस बस इतनी सी हो तो इसको हम साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एरिया इन द डिफरेंट स्टेट्स आर गिवन बिलो। तो वाइल्ड लाइफ जो एरियाज है वो आपके तमिलनाडु में है, मुडुमलाई में, ठीक है, गुजरात में है गिर, केरला में है पेरियार, ठीक है, सिक्किम, सुंदरवन नहीं, तो सुंदरवन है आपका वो कहाँ पे है, आपका जो वेस्ट बंगाल में। ए बी और सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉ गवर्निंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। सो यहाँ पे कुछ लॉज दिए हुए हैं। सो ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्विंग एक्ट, ठीक है, 1879 में आया था, बिल्कुल सही बात है। इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1972 नहीं, ये आया था आपका 1927 में, ठीक है। इंडिया फिशरीज एक्ट आया था 1897 में, बिल्कुल सही बात है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग एक्ट आया था आपके 1972 में, ठीक है। इसमें जो ए और सी है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and other is labeled as reason. So type B T cell would sneak through the negative selection process in thymus. बिल्कुल सही बात है। जो बी टी यानी कि जो टी सेल है, ठीक है, उसकी जो नेगेटिव सिलेक्शन होती है वो कहाँ होती है, थाइमस में होती है। अब थाइमिक मेडुलरी एपिथेलियल सेल और डेंड्राइटिक सेल्स आर unequally capable of forming MSC2 insulin peptide from exogenous sources. नहीं, दिस इज फ्रॉम एंडोजीनस। ठीक है, आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है रीजन इसका गलत है। ठीक है, इसका थर्ड जो आती है वो सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटाजेनोमिक्स रेफर्स टू, मेटाजेनोमिक्स जो होता है वो जीनोमिक स्टडी ऑफ माइक्रोबायोम, इसको हम मेटाजेनोमिक्स कहते हैं। Which of the following chemicals are used in the preparation of metaphase chromosomes for analysis of light microscopy? तो यहाँ पे जो है आपको फाइटोहेमोग्लोबिन, ठीक है, आपका जो कॉल्चिसिन है, हाइपोटोनिन सेलाइन है, ठीक है, वो यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, कॉल्चिसिन आपकी जो मेटाफेज जो होती है उसको देखने के लिए वहां पे ब्लॉक कर देता है उस स्टेज में, वहां पर उसको देखने के लिए कॉल्चिसिन को यूज किया जाता है, इन तीनों को यूज किया जाता है एक्सेप्ट योर क्विनिक्राइन, ये जो होती है मलेरियल ड्रग है, मलेरियल ड्रग है। ठीक है, ACD आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैक्सीन। सो वैक्सीन्स आर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इम्यून मेमोरीज, बिल्कुल सही बात है। जो आपके वैक्सीन होते हैं उसमें एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एंटीबॉडी मेमोरी एग्जिस्ट इन टू कंपार्टमेंट्स, फर्स्ट प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी एंड सेकंड एज ए मेमोरी सेल, बिल्कुल सही बात है। जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, जब भी ये डिवाइड करती है फर्दर, तो एक तो ये प्री एग्जिस्टिंग बनाएगी और साथ में ये क्या बनाएगी यहाँ पे, मेमोरी सेल, मेमोरी बी सेल यहाँ पे बनाती है। ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर बिलोंग द मेथड्स ऑफ इम्यूनरेट एंड स्टडी फंक्शन रिस्पॉन्सेज ऑफ टी सेल। ठीक है, तो A is in vitro proliferation of T lymphocyte, which is matches with D, यानी कि H3 labeled thymidine. In vivo proliferation of T lymphocyte is this 5, 6 carboxy, ठीक है, fluorescent diacetate, succinyl ester, ठीक है, CFSC. नेक्स्ट है आपका C, इनोरेट T cell with single antigen sufficacy, that is peptide MSC tetramer, and first is matches with, sorry, D is matches with 1. ठीक है, आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डेफिनेशन। इमिग्रेशन, इट इज द एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल टू अ पॉपुलेशन फ्रॉम लोकेलिटी, सॉरी एमिग्रेशन है ये। एमिग्रेशन अभी हमने डिस्कस किया था। एमिग्रेशन क्या होता है, एमिग्रेशन होता है किसी पर्टिकुलर, ठीक है, एरिया में पॉपुलेशन है और यहाँ से ये किसी और एरिया में चली जा रही है। ठीक है, इनकी लीव करते हैं यहाँ से, एडिशन नहीं होता, यहाँ पे लीविंग होता है। ठीक है, इमिग्रेशन क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ गोइंग आउट, नहीं गोइंग आउट नहीं, इट इज एडिशन। ठीक है, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन मतलब
एमिग्रेशन मतलब एडिशन, इमिग्रेशन मतलब लीविंग। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है यहाँ पर। डेफिनेशन डिपेंडेंट फैक्टर्स, पॉपुलेशन इंक्रीज कॉज स्केर्सिटी ऑफ फूड लीडिंग टू द डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन। सही बात है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया कैन लीड टू द म्यूचुअल बेनिफिट। सही बात। आपकी जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, सी एंड डी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। The next question is given below are two statements. So first one is the main source of acid rains are oxides of sulfur and nitrogen. So yes, जो एसिड रेन होती है आपके, ठीक है, इसका जो मेन सोर्स होता है वो ऑक्साइड जो होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, वही इसका मेन सोर्स होता है। एंड सेकंड वन इज एसिड रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोन लेप्रोसी। सो यस, एसिड रेन जो होती है वो स्टोन लेप्रोसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्राइसोमिक इंडिविजुअल अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज, ठीक है, जो ट्राइसोमिक इंडिविजुअल होता है उसमें जो 2n होता है, ठीक है, उसमें से एक जो क्रोमोसोम होता है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या है 2n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 1 है आपकी, मोनो और पॉली यूबिक्विटिनाइलेशन serves as a mechanism by which the tagged protein are target for destruction for protozoa of the cell। बिल्कुल सही बात है। अगर मोनो यूबिक्विटिनाइलेशन हो रही है या फिर जो आपकी पॉली यूबिक्विटिनाइलेशन हो रही है, ठीक है, वो क्या करती है, उसमें जो टैग्ड प्रोटीन होते हैं जिसके साथ कोई एक प्रोटीन है, ठीक है, एक प्रोटीन है, इसके साथ मोनो यूबिक्विटिनाइलेशन, ठीक है, यूबिक्विटिनेशन होती है, या फिर कोई और प्रोटीन है पॉली, ठीक है, यहाँ पर जो पॉली यूबिक्विटिन है इसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, जो टैग्ड प्रोटीन है उसको टारगेट, उसकी डिस्ट्रक्शन का, इसका डिस्ट्रक्शन का क्या होता है, काम होता है बाय प्रोटोजोम ऑफ द सेल। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, यूबिक्विटिनेशन कैन बी सर्व एज अ एक्टिवेटिंग सिग्नल बाय विच टैग्ड प्रोटीन मे फॉर्म एन एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स। यस, तो ये जो यूबिक्विटिनेशन होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो पी प्रोटीन है ये किसी और के साथ यहाँ पे बाइंड है, ठीक है, अब यहाँ पर जो यूबिक्विटिनेशन हो गया तो ये जो पी वाई जब प्रोटीन जो इसके साथ फर्दर एक और प्रोटीन यहाँ पे बाइंड है, इसको हम P2 का नाम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे P1 का नाम देते हैं। अब ये जो है जब इसके साथ ये बाइंड रहती है तो ये इनएक्टिवेट है, और पर जैसे यहाँ पे पॉली यूबिक्विटिनेशन यहाँ पे होता है तो ये यहाँ से यानी कि डिसोशिएट हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन इसकी हो जाएगी, तो आपको जो P2 प्रोटीन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, तो ये यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, तो एक्टिवेटिंग का भी ये काम करता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन अर्थ क्रस्ट। सो आपका सोडियम जो होता है वो हाईएस्ट अमाउंट में आपकी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वेस्टर्न जो ब्लॉटिंग गैस के जो स्टेप्स यहाँ पे पूछे गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होता है, जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले क्या होता है, सैंपल लिया जाता है, उसको क्या क्या किया जाता है, यानी कि जो प्रोटीन ली जाती है उसको डीनेचर किया जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एसटीएस जेल। उसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डीनेचर करेंगे। उसके बाद सेपरेट द प्रोटीन एंटीजन बाय एसटीएस पॉलीएक्रिलामाइड, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, ठीक है, यहाँ पे पहले डिसॉल्व होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोवर्टिकली ट्रांसफर फ्रैक्शन प्रोटीन टू द जेल इनटू। अब यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट करते हैं प्रोटीन को बाय एसटीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल, ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफर होता है प्रोटीन का, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफर होता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपका लेबल्ड प्रोटीन है इन द मेम्ब्रेन यूजिंग अ प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एंटीजन और एंटीजन इंटरेस्ट, ठीक है, जो लेबल्ड ये जो प्रोटीन है, ठीक है, जो आपका मेम्ब्रेन यूजिंग इन द प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद यूज एंटीबॉडी एंड लेबल मेम्ब्रेन विद सबस्ट्रेट, उसके बाद उसको सबस्ट्रेट के साथ जो है वो लेबल किया जाता है। ओके, सो आपका जो थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है इट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिजेनेटिक जो फैक्टर है दैट कंट्रोल्स द जीन एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए लेवल इन यूकैरियोट। एपिजेनेटिक फैक्टर कौन सा, दैट इज योर डीएनए मिथाइलेशन, ठीक है, डीएनए मिथाइलेशन इज योर एपिजेनेटिक फैक्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट है आपकी, मल्टीपल जीन सेगमेंट एनकोड द लाइट चेन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जो लाइट चेन है उसको मल्टीपल जीन
कोड जो है मल्टीपल जीन सेगमेंट है उसको एनकोड करती है, ठीक है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन अकर इन इम्यूनोग्लोबिन्स जीन्स इन सोमेटिक सेल्स, ठीक है, ये भी सही बात है। जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन होता है वो इम्यूनोग्लोबिन्स में अकर होता है इन द सोमेटिक सेल्स। ऑलराइट, सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या होती है? दैट इज एनर्जी आइसोथर्मिकली अवेलेबल टू डू वर्क, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा जी है वो यहाँ पे पूछा गया है, तो ये क्या है? आइसोथर्मिकली अवेलेबल टू डू वर्क, इट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। इन मीजोस्फीयर द टेम्परेचर, अब जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर आता है, यानी कि अर्थ की सरफेस से जो 12 किलोमीटर तक का एरिया होता है वो ट्रोपोस्फीयर होता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है, ठीक है, उसके जो ट्रोपोस्फीयर से, ठीक है, 50 किलोमीटर का जो एरिया, तो अर्थ से 50 किलोमीटर का जो एरिया है वो आता है स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पर जो होता है, जो मीजोस्फीयर आपको होता है, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कूल होता है, यानी कि -80 डिग्री का टेम्परेचर होता है। तो मीजोस्फीयर में जो आपका टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है विद द हाइट, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ता है। उसके बाद आइनोस्फीयर उसमें हाई टेम्परेचर होगा एंड, ठीक है, ठीक है, तो ये जो मीजोस्फीयर उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हेटेरोजाइगस एडवांटेज। तो हेटेरोजाइगस एडवांटेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? मे लीड टू एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंस। अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है तो यहाँ पे एडवांटेज कैसे हो गए? इट इज वेरी अनलकी टू बी ट्रेस्ड फाउंडर इफेक्ट, गलत बात है। डज नॉट डिसऑर्डर जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, गलत बात है। मे एक्सप्लेन द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिकल सेल डिजीज एंड मलेरिया, सही बात है। देखो क्या हुआ था कि, ठीक है, जो कुछ जो पॉपुलेशन है उसमें जो सिकल सेल दिख गई थी, यानी कि नॉर्मल आरबीसीज है, नॉर्मल आरबीसीज इस तरह के होते हैं, तो ये जो होते हैं वो हाफ इस तरह के शेप के जाते हैं सिकल सेल, ठीक है, इसको हम सिकल सेल्स बोलते हैं। सो ये जो हाफ इस तरह के जो हो जाते हैं, सब जिन भी पॉपुलेशन में, ठीक है, जिन भी इंडिविजुअल में ये सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है, तो उनमें जो मलेरिया इनको कॉज नहीं होता है, ठीक है, मलेरिया इनको कॉज नहीं होता है। तो जो आपकी हेटेरोजाइगस अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिकल सेल डिजीज एंड मलेरिया इसमें जो करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर प्री implantation of genetic diagnosis, which of the following does not take place? So testing of each cell of the embryo for specific mutation, it does not take place in PG and PGD, ठीक है। अब ह्यूमन टेलोमरेज है, have multiple repeats of following sequence, कौन से सीक्वेंस के मल्टीपल रिपीट्स होते हैं? दैट इज PTAGGG। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है, उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है काफी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग T cell receptor affinity and selection. So fewer than 5% of lymphocyte produce TCR that binds MSC peptide with high affinity. These will survive and mature. तो अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, मोर देन 90% ऑफ lymphocyte produce TCR that either do not bind to MSC peptides complexes or bind them with very low affinity, ठीक है, these die by neglect। तो ये सही बात है, ठीक है। आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो आप है करेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सिलेक्शन से ये क्वेश्चन है TCR से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following statement are correct for sickle cell disease? अभी हमने सिकल सेल का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व करा था। तो यहाँ बोल रहा है कि HbS यानी कि हीमोग्लोबिन विद सिकल सेल डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल हीमोग्लोबिन बाय सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन, सही बात है। अब देखो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन है उसमें एक अमाइनो एसिड होता है दैट इज ग्लूटामेट, ठीक है। अब जो पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे हो जाता है और जो एबनॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वहां पे जो ग्लूटामेट की प्लेस पे यहाँ पर वेलिन बन जाता है, ठीक है, या फिर पॉइंट म्यूटेशन होता है, वेलिन यहाँ पे बन जाता है, तो ठीक है, तो ये सिंगल जो अमीनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन से क्या कॉज होता है? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, द सिकलिंग इफेक्ट ऑफ द सेल ब्लड कॉर्पसल इज रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल H बाइंडिंग विद
द रेड सेल मेम्ब्रेन। ये गलत बात है क्योंकि एबनॉर्मल बाइंडिंग तो नहीं होती है, बट जो अगर इसका जो शेप इस तरह से हो जाता है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग इसमें नहीं हो पाती है, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसफर में प्रॉब्लम होती है। बी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। स्प्लेनिक infection may occur but this has a little clinical consequences, ठीक है, तो ये बात भी आपकी सही नहीं है। डी लाइफ थ्रेटनिंग थ्रोम्बोसिस, यस, यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है, आपकी डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोबैको मोज़ेक वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय इवानस्की, ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर करा। Next question is which of the following method can be used for gene therapy of the cancer, ठीक है, कौन सा मेथड जो है वो यूज होता है फॉर दी जीन थेरेपी ऑफ कैंसर, दैट इज इनहिबिशन ऑफ फ्यूजन प्रोटीन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इम्यून सिस्टम एंड आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजेनिक फैक्टर। इसका कोई भी काम जो है जो जीन थेरेपी में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिफरेंस बिटवीन inside and outside hydrostatic pressure across the plasma membrane the cell wall is known, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, अब ये जो है मान लो ये इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। जो सेल वॉल है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ठीक है, ये वाला जो प्रेशर होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज टर्गर प्रेशर। सॉरी, ये जो होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम टर्गर प्रेशर, ठीक है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन से आएगा इसको बोलेंगे वॉल प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट डेफिनेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द पॉपुलेशन साइज इन रिलेशन टू सम यूनिट ऑफ स्पेसिस एंड टाइम। तो सही बात है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है इज द पॉपुलेशन साइज इन रिलेशन टू द सम यूनिट ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, नेटिलिटी इज यूजुअली डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ बर्थ रेट, बिल्कुल सही बात है। मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू अ, ठीक है, डेथ अकर ड्यू टू डिजीज विद इन अ पॉपुलेशन। अगर हम रेट की बात करते हैं विद इन अ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। सेक्स रेशियो रेफर्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मेल्स इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये भी जो है वो गलत यहाँ पे हो जाता है। नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, पर 1000 ऑफ मेल्स, ठीक है, इससे हम जो सेक्स रेशियो है वो निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोम दैट इज कैटेगराइज्ड एज इम्प्रिंटिंग प्रोसेस। इम्प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए कौन सी केमिकल मॉडिफिकेशन यूज होता है, दैट इज योर मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। इंसेक्ट बिलोंग्स टू, इंसेक्ट कौन से, ठीक है, इंसेक्ट बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट इज अ क्लास and arthropoda is a phyla. Okay, so this is complete, ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो तीनों के तीनों सेक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल।